नमस्कार बच्चों, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं आर्थिक समृद्धि एवं विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आर्थिक विकास को हम किस तरह से नाप सकते हैं या आर्थिक विकास के सूचक क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम ये चर्चा करते हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास आखिर है क्या। निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक समृद्धि है। यह एक भौतिक अवधारणा है। यदि राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ। आर्थिक विकास के माप में प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को सही नहीं माना जा सकता। इसकी माप में अनेक चरों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति टिकाऊ उपभोग वस्तु आदि। अगर हम संक्षिप्त रूप से कहें तो आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन है, जबकि आर्थिक विकास में हम परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन को देखते हैं। यहाँ अब देखने वाली बात है कि आर्थिक विकास को हम किन किन दृष्टिकोणों से नापते हैं। तो यहाँ हम 5 दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा जो है वो है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया था। इसमें ये था कि बेसिकली अगर आप किसी व्यक्ति की या समाज की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की बेसिक नीड्स आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो ये आर्थिक विकास का सूचक है। दूसरी जो हम चर्चा करेंगे ये है PQLI या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसे हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक भी कहते हैं। इस इंडेक्स को जॉन टिनवर्जन एवं मॉरिस डी मॉरिस ने प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत विकास के मापन के लिए 3 सूचकांकों का प्रयोग किया: जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर और साक्षरता। तीसरी जो अप्रोच है वो है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर या न्यू जो सूचकांक है इसको खोजने वाले थे विलियम नॉर्डर्स तथा जेम्स टॉबिन। इनमें जीवन की गुणवत्ता के सुधार में जो आर्थिक विकास के मापक है, इस माप के मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल्सन ने संशोधित करके नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कह दिया था। इस सूचकांक की यदि चर्चा करें तो इस सूचकांक को डिस्क्राइब किया गया GNP माइनस उत्पादन करने में अप्रत्यक्ष लागत तथा आधुनिक नागरिकता की हानियाँ तथा गृहिणियों की सीमाएं। अर्थात इसमें ये माना गया कि GNP या उत्पादन करने में जो अप्रत्यक्ष लागत होती है, अप्रत्यक्ष लागत यानी कि जो मान लीजिए मजदूर हैं वो उन्हें अतिरिक्त कार्य करना पड़ा, वो अपनी सोशल लाइफ नहीं एंजॉय कर सके, फैमिली लाइफ नहीं एंजॉय कर सके, या वो बीमार पड़ने लगे या पैसे का भरपूर प्रयोग नहीं कर सके, तो उसकी लागत को काटा जाए। नागरिकता, आधुनिक नागरिकता की वजह से यानी कि पॉल्यूशन है जैसे कि, और बढ़ते हुए प्रदूषण है, बढ़ते हुए व्हीकल्स का प्रयोग है और बहुत सी कमियां हैं आधुनिक नागरिक लाइफ की। अगर हम उनकी वैल्यू को माइनस करें तब हमारे पास नेट इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा। इसी तरह से यदि इन गृहिणियों की हम जो मेहनत है उसको उस शब्दों में उसे हम इकोनॉमिक तौर पे उसकी गणना कर सकें तो उसको हम जोड़ लें तो वह हमारे पास नेट इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। चौथी जो अप्रोच है वो है क्रय शक्ति समता विधि यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। इस विधि का प्रतिपादन GR कैसेल ने किया था। इसके अंतर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय के किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त ना करे उसे देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना के लिए कर रहा है। अर्थात इसमें ये नहीं है कि एक्स देश की
सकल राष्ट्रीय उत्पाद वाय देश के राष्ट्रीय उत्पाद से बहुत अधिक है। बेसिकली ये देखा जाता है कि उतने पैसों से उनका लाइफस्टाइल कैसा है। यदि लाइफस्टाइल सेम है, उसी तरह एक ही तरह का लाइफस्टाइल वो उतने पैसों से मेंटेन कर पा रहे हैं, तो वहाँ के लिए सूचकांक बराबर है। और यदि अलग अलग है, पैसे कम होते हुए मान लीजिए वो बेटर लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, तो वो विदेश अधिक विकसित कहलाएगा। पांचवा और सबसे जो इम्पॉर्टेंट सूचकांक है वो है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। इसके बारे में हम सब ने सुना है और हम सब जानते हैं कि इसे अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं उनके सहयोगी AK सेन तथा सिंगर हंस ने 1990 में किया। इनके द्वारा विकसित मानव सूचकांक में ये 3 चरों पर आधारित है, जिसमें पहला है धीर एवं स्वस्थ जीवन। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सारे सूचकांक लिया जाते हैं। दूसरा है ज्ञान अथवा शिक्षा, अर्थात साक्षरता दर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, उन चीज़ों को इसमें लिया जाता है। और तीसरा है जीवन निर्वाह स्तर, अर्थात बेसिकली इनकम किस तरह की है, कितना पैसा वो एक व्यक्ति खर्च कर पाता है। वर्ष 2010 में इन तीनों आयामों को परिभाषित किया गया तथा मानव विकास के तरीके में बदलाव आया, जब मानव विकास के स्तर का पता निम्न 4 सूचकांक के संदर्भ में लगाया जाता है। पहला है मानव विकास सूचकांक, दूसरा है इनइक्वलिटी एडजस्टेड मानव विकास सूचकांक, तीसरा लैंगिक विषमता सूचकांक और चौथा मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें मानव विकास सूचकांक तो जो अपन ने पहले लिया था वही का वही इन्होंने आगे रखा है कि 2010 के पहले मानव विकास का आकलन जीवन प्रकार, साक्षरता और व्यक्ति आय पर की जाती थी, जबकि 2010 के बाद यह आकलन दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और सम्मानजनक जीवन के आधार पर किया जाता है। ये लगभग वही बात है जो पहले कही गई थी, उसको सिर्फ उसकी डेफिनेशन बदल दी गई है। दूसरा जो बिंदु है इसमें है इनइक्वलिटी एडजस्टेड मानव विकास सूचकांक। यह मानव विकास के प्रत्येक आयामों में असाम्यता को समायोजित करता है। ISDI मानव विकास सूचकांक असाम्यता के वास्तविक स्तर को दर्शाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक संभावित विकास स्तर को, अर्थात जो है जिस तरह की इनइक्वलिटी सोसाइटी में है ये उसको दर्शाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक जो होना चाहिए, जिस तरह से जिसको हम अचीव कर सकते हैं उसको दर्शा सकता है। इसके अंदर हम चर्चा करते हैं जो ये ISDI है लैंगिक विषमता सूचकांक की। यह सूचकांक महिलाओं के साथ जो इनइक्वलिटी होती है उसको दर्शाता है। इसमें प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार जैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है। GII पुरुषों और महिलाओं के बीच विषमता के कारण मानव विकास के ह्रास को दर्शाता है। यह 0 से 1 के बीच विषम करता है। 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 1 का मतलब है पूर्ण विषमता। इसमें निम्नलिखित संदर्भों को सम्मिलित किया जाता है। मातृ मृत्यु दर, अर्थात जब एक औरत माँ बनती है उस समय मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जो हम चर्चा करते हैं उसमें से लगभग कितनी 1 लाख महिलाओं में जो माँ बनती है उसमें से कितनी महिलाएं मृत्यु को प्राप्त करती हैं, कितनी महिलाएं वयस्क हैं यानी कि 15 से 19 साल की उम्र को प्राप्त करती है, कितनी महिलाएं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा हासिल कर पाती हैं और कितनी महिलाएं फोर्स लेबर में अपना लेबर के अंदर